सो हेलो दोस्तों, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं गाला पेपर वन सेक्शन ई बीए के। तो हमने इकोनॉमिक्स तो सारे गाला पेपर्स के कंप्लीट कर दिए हैं। सेक्शन ई विथ क्लियर एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने पूरे ही क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिए गए। तो अब हम बीए पे आते हैं। तो जिसने भी इकोनॉमिक्स के नहीं देखे प्लीज जाके देख लो। और चलिए तो अभी बीए के करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, गिव द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। तो प्लानिंग का डेफिनेशन सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो प्लानिंग का मतलब है कि बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उनके बारे में पहले से सोचना और ये प्लान करना कि एक्टिविटीज कैसे की जाएंगी। सेकंड जो कह सकते हैं कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता है। प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब प्रोसेस क्या है प्लानिंग करने की? तो सबसे पहले हमको एक कुछ हमारा लक्ष्य प्राप्त, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। लाइक सबसे पहले कदम होता है कि अपने गोल से लक्ष्य तय करना। और जो सेकंड चीज़ है कि अगर आपने सही लक्ष्य तय किया तो ये आपके मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और थर्ड पॉइंट है कि अगर अगर ये लक्ष्य रियलिस्टिक, मतलब एकदम रियलिस्टिक लिया गया, इंटेलेक्चुअल समझदारी से लिया गया और अचीवेबल हो, मतलब पाने लायक हो। ऐसा नहीं कि कोई अभी हमारी कंपनी की नेटवर्थ ही चल रही है 5 करोड़, मतलब कैपिटल पूरा मार्केट कैप ही चल रहा है 5 करोड़, और हम नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं कि हमें 50 करोड़ की सेल्स हो। तो ये अचीवेबल नहीं है, अनरियलिस्टिक गोल नहीं बनाना है, रियलिस्टिक होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। चलिए तो सेकंड नंबर पे आते हैं, क्लेरिफाइंग प्लानिंग प्रेमाइसिस। जो मान के चलना होता है कि फ्यूचर के बारे में, जो प्लानिंग के लिए नींव का काम करता है, उससे हम प्लानिंग के बेस या प्रीमाइसिस कहते हैं। जैसे अजम्पशन हम करते हैं कि ये हो सकता है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं प्लानिंग प्रीमाइसिस। तो लक्ष्य जो हमारा पहले लक्ष्य तय करने के बाद इन बेसिस को अच्छे से समझना जरूरी है, और इनमें बाहर और अंदर दोनों तरफ के फैक्टर्स को देखते हुए सोचना होता है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा, अगर ये बेस क्लियर नहीं होगा तो प्लान फेल हो सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट, सॉरी हाँ, पॉइंट थ्री, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, बेस क्लियर करने के बाद प्लानर्स जरूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, और ये सीधे तौर पर ये इनडायरेक्टली मिल सकती है। फिर इस जानकारी को सही तरीके से लागू करते हैं और समझते हैं। इससे आपको अपने मन चाहे जो भी आपको रिजल्ट चाहिए उसके लिए जरूरी मान के चलने वाली बातें भी मिल जाती है। लेकिन जो भी हमको जैसा रिजल्ट चाहिए उसके लिए कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। तो एनालिसिस करने से हमको ये फ़ायदे मिलते हैं। चलिए सॉरी, ये लीटे यार। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। फिर हम अल्टरनेटिव प्लान की प्रिपरेशन करते हैं। जब जानकारी इकट्ठा हो जाए तो दूसरी प्लानिंग बनाना स्टार्ट करते हैं, और ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर अगर मेन प्लान जो काम नहीं करता तो मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन हो। तो इसलिए अल्टरनेटिव प्लान बनाते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें आपके पास अलग अलग तरह के स्टेप से ऑप्शन सोचने पड़ते हैं। चलिए तो इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान्स। जब आपके पास अलग अलग ऑप्शन हो जाते हैं तो आपको चेक करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। हम उसे देखते हैं सारी, मतलब अल्टरनेटिव प्लान्स को चेक करते हैं कौन सी बेस्ट है, किसके एडवांटेज, कितने ज़्यादा डिसएडवांटेज, सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। और हर ऑप्शन को देखो कि वो आपके बिजनेस पर क्या असर करेगा। और थर्ड पॉइंट जो हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में जो हमें मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। चलिए, और ये ज़्यादातर कौन, एक्सपर्ट्स लोग ही करते हैं। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। और जब आपने सारे ऑप्शन को अच्छे से देख लिया तो आप सबसे अच्छा ऑप्शन चुनते हैं। चलिए, उसका 7 पॉइंट कि फॉर्मुलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सब्सिडरी प्लान। कौन सा प्लान? फॉर्मुलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सब्सिडरी प्लान बनाते हैं। लाइक जो मुख्य, जो हमारे मेन प्लान के अलावा हम छोटी छोटी जो प्लान्स बनाते हैं जिन पर हमने सोचना होता है, तो उसे हम कहते हैं एक सब्सिडरी प्लान। ये छोटी जो प्लान होती है वो हमारे मेन प्लान की मदद करती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए। तो जैसे कार बनने वाली कंपनी डिसाइड कर रही हो कि टायर खुद बनाए या बाहर से खरीदे, ऐसी छोटी योजनाएं जो हमको, मतलब ऐसे छोटे प्लान्स को सब्सिडरी प्लान कहते हैं। तो इन छोटी प्लान को भी देखते हैं कि आगे चल के जो हमारा मेन प्लान में प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हम ये सब्सिडरी प्लान्स बनाते हैं जिससे हमको हमारे मेन प्लान एकदम स्मूथली प्लान को रन कर सकते हैं, मेन प्लान हमारा अच्छे से रन करे। चलिए तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक समझे होंगे। तो एक पॉइंट देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ प्लान। अब हम प्लान को और सारे प्लान्स को देखते हैं कि कौन सा प्लान ठीक है कौन सा नहीं, ये सारी। तो देखो, जब आपकी मेन प्लान और छोटी जो सब्सिडरी प्लान तैयार हो जाए तो इन्हें पूरा देखते हैं। बिजनेस यूनिट जब जरूरत हो तो एक्सपर्ट्स की मदद ले सकती है। अब इससे आपको सही फीडबैक मिलता है, और कोई गलती हो तो उसको पता चल जाता है। और हर स्टेप पर प्लान को देखते ही रहना, और उस पे सब कुछ जो भी सही चल रहा है या नहीं चल रहा वो सारी फीडबैक लेते रहना जिम्मेदारी होती है बिजनेस की।
और इसी तरीके से स्टेजेस धीमे 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 मूव करते हैं प्लान के अनुसार। तो चलिए हम वापस एक बार देख लेते हैं। तो हमने पहला पढ़ा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया, फिर हमने प्लानिंग प्रीमाइसिस अजम्पशन किया कि क्या क्या हो सकता है, उसके लिए हमने सब्सिडरी कुछ प्लान बनाए, ये मेन प्लान है, उसका हमने क्या क्या हो सकता है उसके लिए प्लान्स बनाए यहाँ सारे, है ना। फिर इसके बाद कलेक्शन एनालिसिस, फिर हमने इन लोग का कलेक्शन किया, और ये जो कलेक्शन किया डेटा ये सारी चीज़ों का, और एनालिसिस किया कि क्या क्या हमें दिक्कत आ सकती है, लाइक यहाँ क्या क्या, और प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव, फिर हमने अल्टरनेटिव प्लान को बनाया, एक अल्टरनेटिव प्लान, ये एक प्लान बनाया इधर हमने। फिर इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर हमने ये अल्टरनेटिव्स में से भी चेक किया क्या भाई ये अल्टरनेटिव जो हमने 2-3 प्लान बनाए क्या इसमें से कौन से अच्छे बेस्ट कौन से हैं। उसके बाद हमने सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद फॉर्मुलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सब्सिडी प्लान, और जो मेन प्लान जैसे जिस तरह स्मूथली चले वो अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाए उसके लिए हमने छोटे छोटे सब्सिडी प्लान्स बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है प्लान को हम देखते हैं, सब्सिडी प्लान, बेसिक प्लान, ये सारी चीज़ों को हम पूरे एंटायर प्लान को एक बार पूरी तरीके से देख लेते हैं। अब जो भी इसमें खामियां होती है उन्हें हम देखते हैं और समझते हैं बस। चलिए, तो गाइस मैं इसमें एक पॉइंट बताना भूल गया, तो बिजनेस फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लुक एंड लीप, मतलब देखना और उसके आधारित आगे बढ़ते जाना हर एक स्टेज पे, मतलब एक बार फीडबैक लेना, देखना, प्लान्स को देखना, फिर वापस बढ़ना, प्लान को देखना आगे बढ़ना, प्लान को देखना आगे बढ़ना, इस तरीके से प्लान हर एक दिन के लिए ऐसा चलता रहता है। देखो सब्सिडरी प्लान, छोटे प्लान्स, बड़े प्लान्स, इस तरीके के प्लान होते हैं। तो प्लान के हिसाब से देख देख के आगे का बिजनेस की जो भी हम एक्शंस लेते रहते हैं। चलिए, प्रीवियस जो ये सेकंड क्वेश्चन है वो आ चुका है, पहले ही क्वेश्चन में आ चुका, मतलब गाला 1 में ही हो सकता है, गाला 2 में ही आ सकते हैं। तो देखो पेपर 2 में आ गया है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग किसे दी जाती है, सबसे पहले ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, डेवलपमेंट जो है वो दी जाती है जो हमारे बोर्ड मेंबर्स उन लोगों को दी जाती है जो हमारे टॉप मैनेजर पे आते हैं, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल को दी जाती है, और ट्रेनिंग जो बॉटम लेवल वालों को दी जाती है। तो देखो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू एम्प्लॉयज़ विद द ऑब्जेक्ट एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन वर्क, उनको काम पे जोड़ा थोड़ा और हाथ उनका टिकाना लग जाए, मतलब उनकी जो प्रोफिशिएंसी, मतलब कह सकते हैं उनकी जो हाथ बैठ जाए और भी ज़्यादा काम के लिए। और डेवलपमेंट किस लिए किया जाता है, लाइक उनको थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड्स को। थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरीके से स्ट्रेटेजीज बनती है, कैसे हैंडल करने का लोगों को, ये सारी चीज़ें उन लोगों को काम करना सिखाया जाता है, इन लोगों को काम करवाना सिखाया जाता है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव होता है कि इनकी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, काम ये लोग कैसे ज़्यादा कर सकते हैं जिससे इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़े, और इनको कैसा है कि इनको मैनेज कैसा करें, इन लोगों को इनको एनहांस, इनकी एबिलिटीज़ कैसे बढ़ाई जाए, इनको पर्सनैलिटी, इनको खुद के ऊपर कैसे काम किया जाए, इनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी कैसे बनाई जाए। तो ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट में होती है हेड लेवल को सिखाते हैं। सेंटर पॉइंट क्या है, तो वर्क सेंटर पॉइंट है, इनके में क्या है फ्यूचर करियर और जो चैलेंजेस आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें जो सेंटर पॉइंट होते हैं। फोर्थ टाइम एंड एक्सपेंसेस, तो ये शॉर्ट टाइम एंड लेस एक्सपेंसिव कंपेयर करें, क्योंकि इसमें देखिए एक हम कह सकते हैं हेड भी, हमारा जो मिडिल लेवल का हेड भी होता है, हेड मैनेजर, वो सारी इनको ट्रेनिंग दे सकता है, लेकिन इन्हें ट्रेनिंग जो देते हैं वो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म और एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हर वक्त हमको बिजनेस अगर चल रहा है जब तक हमें इन लोगों को ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तो चलाना ही पड़ेंगे। वो इम्पार्ट्स किसी मतलब कौन देते हैं, तो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ देते हैं इन लोगों को, जो भी ट्रेनिंग मिलती है वो लोग इन्हें देते हैं, एक्सपर्ट्स और सुपरवाइजर्स इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। और इन लोगों को कौन देते थे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, कौन देते हैं, तो एक्सपर्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेरियस फील्ड्स, जो ये फील्ड में टॉप रहता है वो इन लोगों को ऐसा ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन लोगों को सिखाते हैं। तो ट्रेनिंग गिवन किसे दिया जाता है, स्टाफ और बॉटम लेवल को, लेकिन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर फॉर एग्जीक्यूटिव्स, डिपार्टमेंटल हेड्स वर्किंग एट टॉप एंड मिडल लेवल। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इसमें देखो मीनिंग पहले हमने कर लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिया, सेंटर पॉइंट कर लिया, एम ओ सी टी वो, है ना। टाइम तो नहीं है, टाइम हो रहा है मेरे को लग रहा है, MOTCT, चलो आई थिंक आप लोग का हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक्सप्लेन द मैस्लोस हायरार्की एंड नीड्स विद डायग्राम। तो हायरार्की ऑफ नीड्स एज ए गिवन बाय मैस्लो। मैस्लो ने क्या एक डायग्राम दिया था हायरार्की, कब दिया था 1943। ये सारी डेट्स याद रखना, छोटे क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं या फिर MCQ जो भी जिसमें भी। तो इन आर्टिकल किस में दिया था, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में दिया था। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन इन 19 गिव द 5 नीड्स ऑफ दूस ह्यूमन सिक्स, क्या देते हैं 5 नीड्स। तो सबसे पहला नीड्स कौन सा है, साइकोलॉजिकल और प्राइमरी नीड जो बेसिक नीड्स मानी जाती है। फिर उसके बाद क्या था, सेफ्टी नीड्स, फिर उसके बाद क्या, सोशल नीड्स, फिर सेल्फ स्टीम स्टेटस नीड्स, फिर सेल्फ स्टीम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो सबसे पहले 3 नीड्स हम मानते हैं कि जो लोअर एक ऑर्डर की है, बट जो लास्ट के 2 जो नीड्स है वो थोड़ी हायर नीड्स है।
हायर ऑर्डर की। तो जैसे साइकोलॉजिकल नीड बेसिक है, सेफ्टी भी नहीं देखी, तो साइकोलॉजिकल नीड्स किसे कहेंगे? तो साइकोलॉजिकल नीड ये एक बेसिक नीड्स हैं जिन्हें, जैसे खाना, पानी, कपड़े और घर, और ये इतनी बेसिक होती है कि जब तक ये पूरी नहीं होती इंसान किसी और चीज़ के लिए जाता ही नहीं, मतलब सोचता ही नहीं है। और सेकंड जो नीड्स है सेफ्टी नीड्स, लाइक जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो अगला अगला कदम होता है कि सेफ्टी की तरफ। अब सेफ्टी की जरूरत में आती है फिजिकल सेफ्टी, जॉब की सेफ्टी, रिस्क से सुरक्षा, सैलरी सैलरी का रेगुलर होना, एक्सेट्रा। और अपनी सेफ्टी के लिए इंसान इंश्योरेंस खरीदता है, सेविंग अकाउंट या एफडी खोलता है, इन्वेस्ट करता है। ये सब चीज़ें फाइनेंशियल मेंटल पीस देती हैं। और जो तीसरी चीज़ है सोशल नीड्स, ध्यान से, ओ दिख रहा है, ओके। सोशल नीड्स, अब इसमें ये होता है कि जो सेफ्टी के बाद आती है सोशल नीड्स, और इसमें आती है लव और अफेक्शन की ज़रूरत है। लाइक इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने फैमिली, रिलेटिव्स और सोसाइटी से प्यार और इज्जत चाहिए। तो सोशल नीड्स में फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग से प्यार और रिस्पेक्ट मिलना शामिल हो जाते हैं, कि आसपास से उन्हें महसूस अच्छा हो। चलिए, एस्टीम एंड स्टेटस नीड, अब ये थोड़ी हायर नीड्स हो जाती है। क्या होती है हायर नीड्स? लाइक अब स्टेटस चाहिए हमें, रुतबा चाहिए, पैसा, ये सारे हमें एक बड़े लेवल पर रहने का है। तो ये सही, देखो ये नीड्स भी हाई क्लास या पोजीशन से रिलेटेड है। और इंसान चाहता है कि लोग उसे प्रेस करें, उनकी वाह वाह करें, इज्जत दे, और उसका समाज में एकदम मान बढ़े। तो ये एक स्टेटस एंड स्टीम नीड्स हो जाती है। और सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये समझो एक स्पिरिचुअल लेवल में चले जाते हैं। यहाँ से जब ऊपर की चार जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो इंसान सेल्फ स्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। और हर व्यक्ति जो चाहता है कि वो जिंदगी में टॉप पोजीशन तक पहुंचे, तो जैसे कि तबला में जैसे जाकिर हुसैन की तरह है ना, लोग बनना चाहते हैं, और संतूर में शिव कुमार शर्मा की तरह, और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की तरह, और एक्टिंग में लोग अमिताभ बच्चन की तरह बनना चाहते हैं। तो वैसे म्यूजिक में लता मंगेशकर की तरह नाम नाम मतलब उनके ऐसा नाम लोग और शोहरत कमानी होती है, लोग कमाना है। तो उन लोगों जो टॉप बनना, एक स्पिरिचुअलिटी, मतलब एक किसी में डीप घुस जाना, तो ये वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलिए, तो ये है सबसे, और ये बात तो सच है भाई, जो फिफ्थ वाले यही लोग कुछ कर पाए, हिस्ट्री क्रिएट कर पाए अभी तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी था है ना। तो एक बार ये हायरार्की आप ये टेबल देख लेना, ये समझ आए, देख कितना ईजी है। आप ये देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सारी चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो दो टाइप के इंसेंटिव्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, बेसिकली पैसे से जुड़ी जो एनकरेजमेंट होती है, जो एम्प्लॉयज़ को उनके अच्छे काम के लिए दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और ऐसा ही हम देखते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बहुत सारी होती है, नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल में देख लेते हैं, शेयर इन कैपिटल, को पार्टनरशिप, प्रमोशन, बोनस, कमीशन, प्राइस, सजेशन एंड एडवाइसेस, ये सारी चीज़ें। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में देखते हैं, सबसे पहला आता है प्रॉफिट शेयरिंग। व्हाट? प्रॉफिट शेयरिंग। तो चलिए, हाँ दिख रहा है आपको? तो देखो, जब वर्कर्स को उनके सैलरी के अलावा कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दिया जाता है तो इससे प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ये मान के चलता है कि कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट वर्कर और ऑनर की जॉइंट एफर्ट से आया है। दूसरा जो है को पार्टनरशिप, लाइक जो वर्कर हैं उन्हें जो एम्प्लॉयज या वर्कर जब कंपनी के ऑनरशिप या मैनेजमेंट और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टनर बनाया जाता है, तो इससे को पार्टनरशिप कहते हैं, इसे को पार्टनरशिप कहते हैं। तो इससे ओनर को प्रोडक्शन बढ़ाने और इंडस्ट्रियल जो पीस मेंटेन करने में मदद मिलती है। अब प्रमोशन थर्ड है कि उन्हें हम प्रमोशन दे दें। तो जब स्टाफ को हायर और बेनिफिशियल पोजीशन में रखा जाता है तो इससे प्रमोशन कहते हैं। तो प्रमोशन से एम्प्लॉयज़ की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज और सैलरी बढ़ जाती है। तो थर्ड जो है कि इससे स्टाफ की जो इफिशियंसी और मॉरल भी बढ़ता है। पॉइंट 4, देखो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका जो क्रेडिट वर्कर्स को भी दिया जाता है। तो इसी सोच के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन हर साल के एंड में प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज वर्कर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसे हम बोनस कहते हैं। और जो फिफ्थ है कमीशन बेस पे, लाइक कमीशन दिया जाए चीज़ों पे। देखो सेल्स बढ़ाने के लिए बिजनेस यूनिट सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ को टारगेट्स देते हैं, और इन सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को टारगेट अचीव करने के लिए उन्हें सेल्स पर कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है, जिससे कमीशन कहते हैं। तो जो फाइनेंशियल हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो कि अगर सेल्स ज़्यादा किया तो उस पर जो भी कमीशन मिलते रहेंगे, तो वो सारे को हम कमीशन बोलेंगे। ये आपने नॉर्मली बहुत सारी जगह ये सारी चीज़ें देखी होगी, बस आप एक बार ऑब्जर्व करना अलग अलग जगह पे जाके। देखो प्राइजेस, तो जब कुछ एम्प्लॉयज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या काम करने के यूनिक स्टाइल दिखाते हैं तो उन्हें कैश प्राइजेस के साथ सर्टिफिकेट और मेडल से फिर से सम्मानित किया जाता है। और ये प्राइजेस एनुअल मीटिंग या किसी स्पेशल प्रोग्राम में दिया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग रहे और बहुत सारे लोगों के सामने उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो सभी स्टाफ मेंबर के सामने प्राइज और डिस्ट्रीब्यूट करने के से वर्कर में एनकरेजमेंट आती है और जील और इफिशियंसी बढ़ती है उनकी। सातवां है कि सजेशन एंड एडवाइसेस, लाइक वर्कर जो प्रोडक्शन में कंस्टेंटली
एंगेज होते हैं उन्हें उन्हें काम करते वक्त कई आइडियाज़ और सजेशन आते हैं जिससे प्रोसेस और इम्प्रूव हो सकता है और कॉस्ट हो सकती है कम भी हो सकती है बिजनेस की। तो उनके जो आइडियाज़ उनको हम अगर काम करें हम बिजनेसेस अगर उनके आइडियाज़ को पूछें इनसे और ये लोग बताएं अपने आइडियाज़, अगर ये बिजनेस में सही में काम कर जाए और बिजनेस को सच में प्रॉफिट हो, अगर इनके सजेशन काम कर देते हैं तो वर्कर्स को एक मॉनेटरी इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो चलिए हमारे तो सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, देख लेते हैं कैसे हुआ। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्रॉफिट शेयरिंग, उसके बाद पढ़ा को पार्टनरशिप, प्रमोशन, बोनस, कमीशन, प्राइसेस, सजेशन एंड एडवाइस। तो पहले सबसे पहले इसके हेड पॉइंट्स लर्न कर लो प्लीज, जल्दी फास्ट हेड पॉइंट लर्न कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉज कर दो वीडियो, हेड पॉइंट्स लर्न कर लो पहले। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर को क्या क्या हक के वाले है ना, इसमें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंज्यूमर की एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। तो देखिए, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिंपल में हम जानेंगे कि किस तरीके से क्या क्या सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स, लाइक गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को राइट्स दिए। अब जो कंज्यूमर को इन राइट्स के बारे में अच्छे से जानकारी तो होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इनका कैसे यूज़ किया जाए और क्या करना है, कब यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स, और जो सेकंड पॉइंट है हमारा, बी वेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर वही एकदम अनएजुकेटेड लोगों जैसा बिहेव करे, उन लोगों को जैसा, तो समझो पहला तो हम देखते हैं जैसे मार्केटिंग में अक्सर सेलर्स और प्रोड्यूसर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और जैसे कि प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से तुरंत एनर्जी बूस्ट हो गया या हाइट बढ़ेगी या फिर फेयर लवली लगाने से आप एकदम गोरे हो जाओगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कंज्यूमर को ऐसी एडवर्टाइजमेंट ब्लाइंडली भरोसा नहीं करते करने करने का। प्रोडक्ट की तुलना दूसरे प्रोडक्ट के साथ करने का, कंपैरिजन करने की, और उनका क्लेम जो है उन्हें वेरीफाई करना चाहिए। और अगर कंज्यूमर को लगता है कि प्रोडक्ट्स क्लेम झूठे हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखाए गए हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट जो दिखाया गया है वो झूठा है, प्रोडक्ट अलग है, तो उसको इसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। और थर्ड है कि केयर ड्यूरिंग परचेज, क्या क्या हम क्या मतलब जो खरीदते वक्त तो हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। लाइक जब प्रोडक्ट खरीदते समय कंज्यूमर को सेलर के फॉल्स इंसेंटिव से बहकना नहीं चाहिए, मतलब वो बता रहा है जो कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, बहुत बेहतर है, इसमें दूध है, इसमें कुछ ना है, कुछ है, ऐसा सारी चीज़ें। तो देखो, फिर प्रोडक्ट के बारे में सारी ज़रूरी जानकारी जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम, एड्रेस, क्वालिटी, क्वांटिटी, यूज़ का तरीका, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चर डेट, वेट, गारंटी या वारंटी पीरियड और अन्य कंडीशन को ध्यान से चेक करना चाहिए। तो ये सारी चेक करने के बाद अगर ठीक लगे तो खरीदो, वरना चलो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सॉलिसिट ऑफ बिल, लाइक कंज्यूमर को बिल लेना चाहिए। अब ये तो सिंपल चीज़ है, कंज्यूमर को हमेशा प्रोडक्ट खरीदते वक्त बिल मांग लेना चाहिए। अगर प्रोडक्ट डैमेज या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का हुआ तो कंप्लेंट करते वक्त बिल की जरूरत पड़ती है। और हर सेलर्स लीगली बाउंड होता है कि वो कंज्यूमर को परचेज का प्रूफ के रूप में बिल दे। और ये सेम केस मेरे साथ स्टेशन में होता कि मैंने बिल मांगा, वो जो स्टेशन पे होते हैं ना उनसे बिल मांगा, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि बिल नहीं है मेरे पास। मैंने वहाँ थोड़ी देर खड़ा हुआ बट उन्होंने दिया नहीं, फिर मेरे को जाना पड़ा, ट्रेन में बैठना ही पड़ा आखिर में। सॉलिसिट ऑफ हाई क्वालिटी, लाइक मार्केट में जो मिलावट वाले डुप्लीकेट और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आम होते हैं, एकदम चलते ही रहते हैं बाजार में ये सारी चीज़ें। तो कंज्यूमर को क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट और स्टैंडर्डाइजेशन मार्क जैसे आईएसआई मार्क, आईएसओ मार्क चेक करके प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, क्योंकि इन मार्क से हमको मालूम चलता है कि ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। चलिए, तो ये देखते हैं पॉइंट 6, रजिस्ट्रेशन ऑफ जेन्युइन कंप्लेंट्स। देखो, अगर कंज्यूमर राइट्स का कुछ उल्लंघन होता है तो कंज्यूमर को तुरंत कंसर्न अथॉरिटी को कंप्लेंट करना चाहिए, और छोटे इशू या कंज्यूमर राइट के वायोलेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ कंज्यूमर अपने राइट्स का जो मिसयूज करते हैं, लाइक छोटी प्रॉब्लम्स के लिए बड़ा कंपनसेशन क्लेम करते हैं, जो गलत है। और जो सेवेंथ हमारे लिए स्प्रेड, यार ये लाइन, सॉरी ये लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्रमोट करना ही कंज्यूमरिज्म है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसे ही कंज्यूमर को जो एकदम स्प्रेड करना या प्रमोट करना, उसे हम कंज्यूमरिज्म कहते हैं। तो हर कंज्यूमर को कंज्यूमरिज्म प्रमोट करने के लिए एक्टिव पार्ट लेना चाहिए, और हर कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नॉलेज और स्प्रेड करना चाहिए, और उसमें जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक्टिव रोल हमें निभाना चाहिए। और जो पॉइंट 8 है, देखिए 5 मार्क्स में इतने सारे हमें पॉइंट्स नहीं, हम 7 पॉइंट 6 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं, बट मैं आगे ये पॉइंट्स बता रहा हूँ तो आप सिर्फ और सिर्फ इनके हेड पॉइंट्स याद रख लोगे तो भी चलेगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एक हर कंज्यूमर का ये एक ड्यूटी होता है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, जैसे कि वेस्ट को डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि गंदगी और पॉल्यूशन ना हो। और ऐसे ही 9वां पॉइंट है नो इन्वॉल्वमेंट इन अनइथिकल एक्टिविटीज, कंज्यूमर को खुद से ही अनइथिकल एक्टिविटीज में
इन्वॉल्व नहीं होने, लाइक कुछ भी खरीदते समय कंज्यूमर को लीगल एस्पेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग, गुड्स की होर्डिंग या ऐसी किसी भी तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हमने इस जो सारी सारी डिस्कशन की, हमने जो सारी डिस्कशन की, हमको ये समझ आता है कि सिर्फ कंज्यूमर राइट्स क्लेम करने से पहले कंज्यूमर को भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए, और ऐसा करने से कई राइट्स का जो हम यूज़ करना चाहते हैं जो आगे आके, वो यूज़ करना है कि ज़रूरत ही ना पड़े हमें। तो आई होप गाइस आपने ये सारे पॉइंट समझ लिए होंगे। अगर देखो क्वेश्चन बड़ा, आंसर बड़ा हो जाता है, आप खुद से ही बना सकते हो, इसलिए इतने अच्छे से समझा देता हूँ कि खुद से बना के लिखो, उसमें कुछ नहीं है, आप डरो मत, सिंपल देखो, यू कंसियस यूर ऑफ राइट्स, beware of misleading advertisement, get during purchase, solicit a bill solicit of high quality, registration of a genuine complaint, spread of consumerism, environmental protection। एक बार ही रीड कर लो प्लीज, एक बार कर लो बस, हेड पॉइंट्स लर्न कर लो एक बार, फिर उसके बाद हम न्यू न्यू क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। सॉरी है ही नहीं, आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके बाद हम करेंगे गाला 3। चलिए, तो बाय बाय गाइस, तो बाय बाय दोस्तों, बहुत अच्छा गया वीडियो। हरे कृष्णा। चलिए।